हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे करंट अफेयर, यानी कि 27 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है। इससे पहले हम आपको बता दें, प्लीज आप लोग हमारी जो करंट की जो क्लासेस होती है, प्लीज आप लोग उस क्लासेस को पूरा देखिए। ठीक, इससे ये होगा कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी जितनी भी क्लासेस होती है उनको जरूर आप देखा करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 27 मई 2026 की अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं कि देश का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम, यानी कि मेडिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ खोला गया है। ठीक है, यानी कि देश का यानी कि फर्स्ट जो मेडिकल म्यूजियम है वो कहाँ खोला गया, देश का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जो है वो कहाँ खोला गया। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन इसमें 4 है, कोच्चि यानी केरल, उल्लेरी यानी केरल, गांधीनगर गुजरात, बेंगलोर या कर्नाटक। ठीक है, तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही है। तो देश का जो पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जो सेंटर है वो उल्लूरू यानी केरल में क्या है खोला गया। कहाँ पर? उल्लूरू केरल में खोला गया। तो देश का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम हाल ही में उल्लूरू में खोला गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो आम जनता और चिकित्सा के छात्रों को मानव शरीर की संरचना और चिकित्सा के इतिहास और दुर्लभ बीमारियों के बारे में क्या है जागरूक करना। ठीक, तो इसका अगर हम इसके अगर उद्देश्य की बात करें, इसका जो उद्देश्य होगा, मेन मकसद जो होगा वो होगा कि आम जनता और चिकित्सा के बीच जो छात्रों को जो मानव शरीर की जो संरचना है और चिकित्सा के इतिहास में जो दुर्लभ बीमारियों के बारे में वो जो बीमारियां होती है उनकी जागरूकता लोगों के पास, मतलब जागरूकता फैलाना, लोगों को क्या है कि मानव शरीर की संरचना के बारे में क्या जानकारी देना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस अर्धसैनिक या रक्षा बल ने हाल ही में कौटिल्य, ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो भारत के किस अर्धसैनिक रक्षा बल ने हाल ही में कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक एआई प्लेटफॉर्म को क्या है लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि भारत ने किस अर्धसैनिक या रक्षा बल ने एक कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक जो है वो एआई प्लेटफॉर्म जो है क्या है लॉन्च किया है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि कौटिल्य और क्यू फोर्स नामक एआई प्लेटफॉर्म को क्या है लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक और परिचालन क्षमताओं यानी कि ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए 2 अत्याधुनिक एआई प्लेटफॉर्म, नंबर 1 कौटिल्य और नंबर 2 क्यू फोर्स को क्या है लॉन्च किया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये डेटा विश्लेषण, ठीक है, यानी कि डेटा विश्लेषण और खुफिया जानकारी जुटाने और युद्ध के मैदान में त्वरित निर्णय लेने में क्या है मदद करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य होगा, जो भारतीय सेना ने जो 2 एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, एक है कौटिल्य, दूसरा जो है क्यू फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है कि प्लेटफॉर्म जो होगा ये डेटा विश्लेषण और खुफिया जो जानकारी होगा उनको क्या है इकट्ठा करेगा और जानकारी जुटाने और मैदान के युद्ध में क्या, जब युद्ध होगा तो उस दौरान मैदान में त्वरित निर्णय लेने में क्या है मदद करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग संगठन ने देशव्यापी पार्सल डिलीवरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ जो है एक समझौते पर क्या है हस्ताक्षर हुआ। ठीक, अगर हम बात करते हैं किस विभाग यानी किस संगठन ने देशव्यापी पार्सल डिलीवरी और सेवाओं को और मजबूत करने के लिए क्या है कि फ्लिपकार्ट के साथ क्या है एक कंपनी ने और साझा समझौता किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें वो कौन सी कंपनी है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन पोस्ट। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस है क्या है, उसने क्या है कि फ्लिपकार्ट के साथ क्या है समझौता किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, अगर उद्देश्य की बात हो तो इंडिया पोस्ट और ई कॉमर्स दिग्गज जो कंपनी है कौन से, फ्लिपकार्ट ने क्या है देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक अंतिम छोर यानी लास्ट मेल की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या है इंडिया पोस्ट क्या है हाथ मिलाया। तो फ्लिपकार्ट अब इंडिया पोस्ट यानी 1.6 लाख से अधिक डाकघरों में क्या होगा विशाल नेटवर्क का उपयोग करेगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या है जो डिलीवरी हो वो और एक मजबूत और यानी कि उसका जो अंतिम छोर यानी कि
देखिए तो देश के दूर दराज जहां पर ये सेवाएं जो उपलब्ध नहीं, जहां पर पहुंच नहीं पाता है, उससे क्या होगा, अब फ्लिपकार्ट और इंडिया पोस्ट ने के एक दूसरे क्या कि समझौता किया है, तो इससे क्या होगा, एक विशाल नेटवर्क बनेगा, जिससे क्या होगा कि जो डिलीवरी और ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं क्या है कि वो अब अंतिम छोर तक क्या है डिलीवरी जो है वो टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो जिसमें क्या है, सुरक्षित डिलीवरी के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी होगी, ठीक है। यानी कि जब डिलीवरी का टाइम होगा तो उसमें आप लाइव आइडेंटिफिकेशन और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो ओटीपी बेस्ड होगा, ठीक है, यानी कि ऑथेंटिकेशन जो होगा वो ओटीपी बेस्ड होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि हाल ही में किससे समुद्र उत्पाद निर्यात, ठीक, यानी कि अगर हम बात करें तो समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एमपी ईडा का एक जो है एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी कि एमपी ईडा का अगर देखें यानी कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक नया अध्यक्ष है कौन चुना गया, ठीक है। तो अगर हम नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक, कौन सा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी जवाहर जी को क्या है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का जो है वो अध्यक्ष क्या है चुना गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये एजीएमयूटी कैडर के जो है एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है, और ये अधिकारी रखे और पी जवाहर को, ठीक है, यानी कि पी जवाहर को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा की जो है एक अध्यक्ष का जो है पदभार संभाल लिया है, ठीक। तो इससे क्या होगा, भारत समुद्री खाद्य पदार्थों यानी से फूड के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख सरकारी संस्था है, ठीक। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो है क्या बोलते हैं कि समुद्री उत्पाद निर्यात जो विकास प्राधिकरण है, ठीक है, ये भारत से समुद्री खाद्य पदार्थ यानी से फूड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक ये क्या है एक प्रमुख सरकारी जो है संस्था है, ठीक है, जिसके अध्यक्ष के रूप में पी जवाहर को क्या है एक अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी की भारत की पहली भूतापी, ठीक है, यानी जियोथर्मल परियोजना का विकास कहां कर रहा है, ठीक। यानी कि अगर हम देखें तो जियोथर्मल परियोजना का जो विकास है वो कहां पर हो रहा है, जिसके समझौते को हाल ही में 5 वर्ष के लिए क्या है बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अगर हम देखें जो ओएनजीसी है वो भारत की पहली भूतापी यानी जियोथर्मल परियोजना है, तो ये है कि जिसके तहत क्या है कि अभी इसको क्या है 5 वर्ष के लिए क्या है और बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्या है 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो अगर हम देखें इसका अगर हम ऑप्शन बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूगा घाटी लद्दाख, ठीक। अगर हम देखें तो जो हमारा भारत की जो पहली भूतापी परियोजना जो है वो पूगा घाटी लद्दाख में क्या है ये योजना का क्या है निर्माण कर रहे हैं, निर्माण हो रहा है, जिसके तहत इसको क्या है 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो लद्दाख प्रशासन ने क्या किया ओएनजीसी के साथ, ठीक, ओएनजीसी के साथ देश की पहली जियोथर्मल परियोजना के लिए क्या है समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू को किया है और इसके जरिए क्या है 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह परियोजना जो है लद्दाख की पूगा घाटी में स्थित है, ठीक। अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है ये कहां पर, ये जो लद्दाख की जो पूगा घाटी है वहां पर स्थित है, जहां 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग करके 1 किलो मेगावाट, ठीक है, कितना 1 किलो मेगावाट का पायलट प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। इसका अगर हम इसका लक्ष्य की बात करें तो ये लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने में क्या है मदद करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की सही रिपोर्टिंग, ठीक है, यानी कि विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की सही रिपोर्टिंग के संबंध में करदाताओं के लिए दूसरा यानी एनयूडीजीई अभियान किस संगठन द्वारा क्या है शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हमारा एनयूडीजीई अभियान है यानी कि विदेशी जो संपत्तियां हैं विदेशी जो आय है, ठीक है, अगर सही रिपोर्टिंग संबंध में अगर देखें तो करदाताओं के लिए क्या है, तो दूसरा एनयूडीजी और अभियान किस संगठन द्वारा जो है मतलब एनयूडीजी जो है एक ये अभियान शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो ये जो अभियान है वो किस संगठन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, ठीक। तो अगर हम ये देखें तो ये जो संगठन यानी सीबीडीटी के माध्यम से यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जो है ये संगठन ये अभियान जो है ये शुरू किया गया, ठीक है।
तो हम देखते हैं यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक ठीक सॉरी, अगर हम देखें तो सीबीडीटी की अगर हम बात करते हैं तो सीबीडीटी ने क्या किया, आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति यानी कि एफए और विदेशी स्रोत यानी कि एफएसआई की सही घोषणा और सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या किया, दूसरा एनयूडीजी अभियान क्या है शुरू किया। ठीक, कौन सा अभियान शुरू किया, वो शुरू किया गया एनयूडीजी अभियान जो शुरू किया गया। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं 2000 नवंबर 2024 में चलाए गए पहले अभियान के तहत 24,000 से अधिक करदाताओं ने लगभग 29,208 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियों को जो है वो खुलासा किया था। ठीक, तो अगर हम देखें यही अभियान नवंबर 2024 में चलाया गया था, ठीक, जिसके तहत 24,000 से अधिक करदाताओं ने टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो 29,208 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियों को जो है वो क्या है खुलासा किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, गुजरात वन विभाग ने लिटिल रैन ऑफ कच्छ में जंगली पशु जंगली गधों यानी इंडियन विल्ड एस नीलगाय को भीषण गर्मी से बचाने के लिए कौन सा अभियान जो है वो शुरू किया है। ठीक, क्योंकि इस समय नौतापा की जो गर्मी है बहुत बेकार है, 48-45 डिग्री टेम्परेचर से नीचे इस समय गर्मी का जो टेम्परेचर बहुत तेज है। ठीक, तो उसी तरीके से गुजरात के जो वन विभाग टीम है उसने क्या किया कि लिटिल रैन ऑफ कच्छ में जो जंगली गधों है, ठीक, और नीलगाहों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। ठीक, तो वो कौन सा अभियान, अगर हम अभियान की बात करें तो वो जो अभियान है वो है जल परब अभियान। ठीक, जल परब अभियान, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए वो सही। ठीक, अब इसका क्या उद्देश्य कैसे कहा, तो लिटिल रैन ऑफ कच्छ में 42 यानी 42 डिग्री से अधिक जानलेवा गर्मी को देखते हुए गुजरात सरकार ने क्या किया है कि गुजरात में वन विभाग ने जल परब अभियान शुरू किया। ठीक, जल परब अभियान, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, जल परब अभियान, ठीक, कौन सा, जल परब अभियान की क्या शुरुआत की। ठीक, अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो ये जो है शुरुआत की, इसके तहत रेगिस्तानी इलाकों में वाटर टैंकों और पानी की चराइयों, ठीक, यानी कि रेगिस्तान जो इलाका है वहां पर इलाकों में वाटर टैंक और पानी की चराइयों के जरिए पानी क्या है पहुंचाया जा रहा है, ताकि जंगली गधों और अन्य प्रजातियों को पानी की कमी कर पलायन न करना पड़े और जिनकी मृत्यु ना हो। ठीक, तो ये जो है अभियान जो है इसको चलाया गया है। ठीक, जल परब अभियान। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अगर देखें दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर जो है वो कौन है। ठीक, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर पर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक, तो अब क्या है कि दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कौन सा जो फुटबॉलर सबसे अरबपति जो है वो माने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि लियोनेल मेसी ने क्या है ये दूसरे नंबर फुटबॉलर जो क्या है अरबपति। ठीक, कौन है, लियोनेल मेसी। ठीक है, तो ये क्या है दूसरे नंबर के सबसे अरबपति फुटबॉलर में नाम इनका जो है दर्ज हो गया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर, ठीक है, कहां रहने वाले हैं ये, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने करियर की कुल कमाई में $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन का आंकड़ा जो वो पार करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। इनसे पहले की अगर हम बात करें तो यह मुकाम सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया था, हासिल किया था। ठीक, यानी कि ये जो हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे ये कहाँ के थे, ये थे पुर्तगाल के। ठीक है, लेकिन अब इनको क्या है, इनकी जगह अब ये पहले नंबर पे, लेकिन अब ये क्या है कि दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी ने क्या किया कि अब ये दूसरे नंबर पे आ गए, इन्होंने कुल कमाई यानी $1 बिलियन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है सांसद रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज, ठीक, तो सांसद रत्न पुरस्कार अवार्ड के लिए प्राइम फाउंडेशन द्वारा हाल ही में कितने सांसदों को क्या है नामित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, यानी कि अगर जो सांसद रत्न पुरस्कार है, ठीक है, वो सांसद रत्न पुरस्कार के लिए क्या किया गया, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा हाल ही में क्या है, किसके द्वारा, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा हाल में कितने सांसदों को
नामित किया गया, ठीक है। यानी कितने सांसदों को यह जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 है, टोटल कितने 12 सांसदों, ठीक है, 12 सांसदों वो क्या है नामित किया गया, ठीक है। टोटल कितने 12 सांसदों को क्या है नामित किया गया। तो प्राइम पाउंड फाउंडेशन ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र तक के विधायी प्रदर्शन के आधार पर 12 सांसदों और 4 सांसदीय समितियों को, ठीक है, कितने 12 सांसद और 4 सांसदीय समितियों को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। विजेताओं की भी सूची है, सूची में जनदान, अगर जो विजेताओं की सूची की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे जैसे प्रमुख नाम शामिल, ठीक, यानी श्रीकांत और एकनाथ शिंदे जैसे जो है वो प्रमुख नाम क्या है इनमें शामिल है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक, यानी कि चीफ इलेक्शन और इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला है, ठीक, यानी कि ये जो है पहली क्या है महिला है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल का जो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो क्या है किसे नियुक्त किया गया और ये पहली महिला है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर है यानी बी, ठीक, तो ये नीलम मीना जो है, ठीक, नीलम जो मीना है ये जो क्या है कि पहली महिला है, ठीक है, क्या है पहली महिला है जिन्हें क्या है कि पश्चिम बंगाल के एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या है इनको नियुक्त किया गया। तो अगर हम देखें तो ये भारत निर्वाचन आयोग के बाद ये 1998 बैच के क्या एक IAS अधिकारी नीलम मीना पश्चिम बंगाल का जो है एक नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह मनोज कुमार अग्रवाल की जगह लेंगी और पश्चिम बंगाल के इतिहास में जो है इस शीर्ष पद को संभालने वाली जो है वो पहली महिला अधिकारी बन गई, ठीक, यानी कि अभी तक जो निर्वाचन आयोग था पश्चिम बंगाल का, ठीक, निर्वाचन अधिकारी जो था वो क्या है कि इससे पहले जो थे वो मनोज कुमार अग्रवाल थे, उनकी जगह अब ये क्या है नीलम मीना जो वो उनका पदभार जो है वो संभालेगी, ठीक। तो ये क्या है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार जो है एक महिला के रूप में अगर निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो तो वो क्या है फर्स्ट महिला है, ठीक है, क्या है फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन जो है वो क्या है नीलम मीना जी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट की जो क्लास थी वो फाइनली क्या है कंप्लीट हो गई। तो प्लीज आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप आज थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं स्किप कर जाते हैं, ठीक, तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहती, बस 10-15 मिनट आप डेली निकालिए, 15 से 20 मिनट आप डेली निकालिए और आराम से लीड लगा के आराम से डेली हमारी क्लासेस का आनंद लीजिए। करंट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है खुद मैं बता देता हूँ कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को अपने दोस्तों फ्रेंडों को सबको शेयर करिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।